हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड आफ्टरनून सभी को। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, जल्दी से जुड़ जाइए जी। गुड आफ्टरनून सभी को। अरुण सिंह, सुधीर यादव, ज्योति स्वामी, सभी को गुड आफ्टरनून मेरा। जय श्री राम। ठीक है जी। हाँ जी, आइए सभी लाइव आइए। उसके बाद हम आपका जो सेशन है करंट अफेयर्स को शुरू करने वाले। कुछ जो मेन क्वेश्चन है अपने अभी मार्च से लेकर जुलाई तक के जो हाल ही में अपडेट हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आपका प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप एक तरह से पूछना, उनके बारे में हम एक तरह से एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से लाइव आ जाइए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने की कोशिश करना। देखो, मैं बार बार बोल चुका हूँ, हमें जो करंट अफेयर्स है वो इसका मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू में सीधे आंसर कवर करने हैं, हमें उसके बारे में डिटेल भी लेना है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे अभी कुछ टाइम के अंदर। तो बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है और ज्यादा आपका जो मेन पॉइंट रहेगा दिल्ली पुलिस के अंदर जीके का रहेगा। तो कैसे आपने कवर करना है, कैसे आपने तैयारी करनी है, जीके को आप कैसे कवर कर सकते हो, वो सारी चीजें आज हम बातें करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए सभी। गुड आफ्टरनून बलजीत मेहरा, काफी दिनों में आ रहे हो वैसे आप लोग। ठीक है जी, तो देखिएगा जो आपके सामने, जैसे कि मैं बताऊं, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग जी। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, थोड़ा सा ये। हाँ जी, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में एडीबी का बनाया गया है। यानी अबाउट एडीबी, वैसे तो जनवरी 2020 से ये एडीबी करंट में है। ठीक है, अपनी नई नई पॉलिसी के कारण, कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चनों के कारण। तो रिसेंटली अगर हम इसको इंडिया के साथ लिंक बना के जोड़े तो रिसेंटली किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसका हमें कवर करना है। तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। अगर मैं इसका आपको आंसर बताऊं तो रिसेंटली इसका जो एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, वो हमारे हिंदुस्तान का बनाया गया अशोक लवासा नाम के एक व्यक्ति है, उसको इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एडीबी का, यानी एशियन विकास बैंक। ठीक है, अब एशियन विकास बैंक क्या है देखो, उसके बारे में हम सारी चीजें बातें करेंगे। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित आप लोग कवर करना। एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। खूब एग्जामों में आपने सुना होगा। 2016 का आप हरियाणा कलर का पेपर देखोगे या आपके पास कोई पुराने पेपर पड़े हो तो देख लेना, उसमें एडीबी का प्रेसिडेंट पूछा गया था, जो नवंबर दिसंबर के अंदर 2016 में कलर के पेपर हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कॉमन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम सारी बातें कवर करेंगे। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो इसका मैं बता रहा हूं वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया नया। वैसे तो इसका प्रेसिडेंट भी नया ही है, व्यक्तिगत क्वेश्चन सारे इसके करंट में है तो वो मैं बातें करूंगा। तो इसका वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो अशोक लवासा जी को बनाया गया है, ये आप ध्यान रखना। अशोक लवासा जी को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया हाल ही में। अब अशोक लवासा जी कौन है उसके बारे में आपने अगर सुना हो तो ये अशोक लवासा वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत में जो निर्वाचन आयोग है ना, उस निर्वाचन आयोग में ये अशोक लवासा वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। ये बात ध्यान रखना। अशोक जो लवासा जी है, ये अशोक लवासा वर्तमान में वैसे राजस्थान से संबंधित है, अशोक लवासा जी। ठीक है, और आईएएस ऑफिसर है ये। तो अशोक लवासा वर्तमान में जो है ना, ये जो निर्वाचन आयोग था भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। और अब हाल ही में अशोक लवासा जी को एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ये सारी चीजें ठीक है, आप याद रखना। मैंने अभी क्या बात की है, मैंने क्वेश्चन आपके सामने ये पुट किया था कि जो ये हाल ही में एडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो एडीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अशोक लवासा जी को बनाया गया है। अशोक लवासा आपने सुना होगा, भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है उस निर्वाचन आयोग में मेन 3 सदस्य होते हैं। उन 3 सदस्य में एक मुख्य है और 2 अन्य होते हैं। और जो मुख्य होता है उसके बारे में आपने सुना होगा, और 2 अन्य होते हैं ना, तो जो अन्य जो व्यक्ति है 2, तो उनमें एक अशोक लवासा जी है और एक सुशील चंद्रा जी है। तो अशोक लवासा जी को एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में बना दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। सुनील अरोड़ा जी जो है वो वर्तमान में चीफ कमीशन, अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुनील अरोड़ा। और 2 अन्य सदस्य होते हैं सुशील चंद्रा और अशोक लवासा में, ये 2 अन्य, उनमें से अशोक लवासा जी को एडीबी का प्रेसिडेंट हाल ही में, वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में बना
दिया गया है। तो अपना क्वेश्चन ये था। अब जो एडीबी है उसके बारे में अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो उसके बारे में आपने और समझना है। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। एडीबी की अगर मैं बात करूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना वगैरह है ना, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर, वो सारे मैंने एक तरह से इस पिक के अंदर सेट कर रखे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एडीबी यानी एशियन विकास बैंक, इसका फॉर्मेशन है वो 19 दिसंबर सन 1966 को हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखना, 19 दिसंबर सन 1966 को 1966 को एडीबी का फॉर्मेशन हुआ था, इसका गठन हुआ था। और इन प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो 68 देश वर्तमान में इसके अंदर मेंबर है, यानी टोटल देशों की संख्या इसमें 68 है। जो 68 देश है ना वो सारे एशिया के अलावा भी, ये ध्यान रहे, एशिया महाद्वीप के भी है, और जो ऑन अलग से जो दूसरे कुछ महाद्वीप के मेंबर देश है वो भी इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखना। तो 68 सारे एशियन कंट्री नहीं है, इनके अलावा भी अन्य महाद्वीपों की इसके अंदर देश है। तो वर्तमान में 19 दिसंबर 1966 को एडीबी का गठन हुआ था। 68 मेंबरशिप की मैंने बात की थी। स्थापना के समय ध्यान रहे इसमें 31 देश थे। स्थापना के समय जब इसका फॉर्मेशन हुआ था ना तो उस समय इसके अंदर ओनली 31 देश थे, ये ध्यान रखना। कई बार स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग वहां पर आंसर दे सकते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था एडीबी का 19 दिसंबर 1966 को, तो 31 देश थे। आज की तारीख में बात करूं तो 68 देश है। हमारा इंडिया इसके अंदर मेंबर है, ये ध्यान रहे। भारत इसका मेंबर है और भारत इसका मेंबर 1966 से है। 31 देशों में ही भारत शामिल था जब इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम लोग तो एक मनीला नामक आपने शहर सुना होगा, जो इन प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस देश के अंदर पड़ता है। फिलीपींस देश की कैपिटल है, तो मनीला वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये मैं बात कर रहा था। बाकी इसके अंदर आपने ये चीजें मैंने ऐड कर रखी, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान में इसका जो प्रेसिडेंट है मसात्सुगो असाकावा नाम के एक व्यक्ति है, थोड़ा सा नाम अजीब सा लग रहा होगा, मसात्सुगो असाकावा, ठीक है। ये आप समझने की कोशिश करना, इनके प्रेसिडेंट भी एग्जाम आते हैं। और तुम्हारे हरियाणा की बात करूं 2016 के क्लर्क कैटेगरी वाले एग्जाम की मैं बात करूं तो उसमें एडीबी का प्रेसिडेंट पूछा गया था, उस समय पूछा गया था, जो उस समय ये नहीं थे। लेकिन आज की टाइम में अगर मैं बात करूं तो मसात्सुगो असाकावा है, और ये 17 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2020 से ये तो ज्यादा एक तरह से पुराना भी नहीं हुआ है। तो वर्तमान में मसात्सुगो असाकावा जापान के कैंडिडेट है, वर्तमान में ये एडीबी के प्रेसिडेंट है, ध्यान रहे। लेकिन एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो हमारे हिंदुस्तान के अशोक लवासा जी को रिसेंटली इसका वाइस प्रेसिडेंट एडीबी का बनाया गया। कुछ समय पहले की मैं बात करूं, अभी जुलाई में अनाउंस किया गया था। तो वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा एडीबी का, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मसात्सुगो असाकावा। मसात्सुगो असाकावा ये जापान से संबंधित है, और ये 17 जनवरी 2020 को बनाए गए थे। तो एडीबी के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, ये चीजें मैंने आपको बताई है। मैं अभी बात कर रहा था 68 इसके अंदर देश है, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी ना उस समय इसमें 31 देश थे। तो 31 देश में हमारा हिंदुस्तान शामिल था, ये आप ध्यान रहे। 31 में हमारा देश शामिल था। अगर कोई पूछे एडीबी का मेंबर हमारा हिंदुस्तान कब बना तो 1966 आंसर आएगा। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में बढ़ते बढ़ते इसके अंदर देश टोटल हो चुके 68, और 68 देशों में एक रिसेंटली नया मेंबर हाल ही में कुछ समय पहले, एक छोटा सा द्वीप होता है न्यूजीलैंड के पास, एक छोटा सा द्वीप है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर, नियुई नाम का। ये शायद आपने ज्योग्राफी में अगर कभी पढ़ा हो तो, नियुई नाम के एक छोटा सा आइसलैंड है, न्यूजीलैंड के पास पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। तो ये इसका नया मेंबर सन 2019 के अंदर बना है, और इसकी मेंबरशिप लेने के बाद इसमें टोटल कंट्री इन प्रेजेंट टाइम में एडीबी की मैं बात करूं तो 68 हो चुकी है विद इंडिया। 68 देशों में हिंदुस्तान भी शामिल है, और एशिया से बाहर के भी कुछ मेंबरशिप जो पावर कंट्री है वो भी इसके अंदर शामिल है। फॉर एग्जांपल जर्मनी वगैरह आपने अगर नाम सुने हो तो, ठीक है। तो ये सारी मैं बातें कर रहा था, बाकी इनके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो मेनली अपना क्वेश्चन क्या था कि किसे रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अशोक लवासा जी को एडीबी का। यहां तक हमने बात की है। तो स्टैटिक जीके भी अपनी कवर हो चुकी है, और इससे संबंधित रिसेंटली जो क्वेश्चन अपना करंट का था वो अशोक लवासा जी का, वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, यानी अबाउट एडीबी। कई बार इनका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला।
फिलीपींस, जो कि न्यूज चैनलों में राष्ट्रपति के कान करंट में रहता भी था। इसका जो राष्ट्रपति था रोड्रिगो दुर्तेते नाम का, अमेरिका के साथ इसका आपस में ऐसा कुछ शीत युद्ध टाइप में चल रहा था कुछ समय पहले 2018 और 19 के दिनों में। तो ये सारी चीजें हम न्यूज सुर्खियों में देखते हैं, बाकी तुम भी पढ़ते होगे। तो ये अपना याद करना, अशोक लवासा एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, ये मैं बात कर रहा था। मेनली आप लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है, क्लियर यहां तक। हाल ही में भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है। चाबहार नामक पोर्ट यानी जो बंदरगाह है वो निम्न में से कौन से देश में अवस्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन है श्रीलंका, चाइना, ईरान एंड मलेशिया। देखो करंट में चल रहा है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक है। और जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। मेन चीज करंट अफेयर्स ही मेन आपके लिए अमूल्य रहेगी, क्योंकि 2017 दिसंबर का आपने पेपर देखा होगा। इनके बारे में हम लोग बातें भी करेंगे, आपने करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं, करंट अफेयर्स में मार नहीं खाओगे अगर जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स को अपडेट कर लोगे तो। अन्यथा तो ऐसी बुकों में घूमोगे, दुनिया भर की बुक पढ़ लोगे, घर में छोटी सी लाइब्रेरी बना लोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को कवर करोगे, तरीके से पढ़ोगे तो कैसी चीजें आपको याद होगी और कैसे एग्जाम में बैठोगे तो आपको आंसर देते समय आनंद आएगा। वो सारी चीजें, वो सारी बातें हम करेंगे। तो अभी आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया तो चाबहार नामक पोर्ट, सीधा क्वेश्चन आप कवर करना। चाबहार नामक जो पोर्ट है वो कहां पर स्थित है? करंट में चल रहा है चाबहार नामक पोर्ट, और करंट में तो 2017 से चल रहा है वैसे। तो इसका आंसर आएगा भाई ईरान आएगा। कई लोग आंसर श्रीलंका देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन श्रीलंका गलत आंसर होगा भाई, तो इसका आंसर आएगा ईरान। ईरान जो है यहां पर ये चाबहार नामक पोर्ट है। और मैं इसके बारे में अभी आपको एक बात बता दूं, जो चाबहार नामक पोर्ट है ना, देखो लोकेशन की मैंने बात की थी इस क्वेश्चन को तो माध्यम बना के, चाबहार नामक बंदरगाह, चाबहार नामक जो पोर्ट कहां पे है, वो कहां पे है? वो ईरान के अंदर है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ईरान, ठीक है, मिडल एशिया के अंदर पड़ता है ईरान, न्यूज चैनलों में सुर्खियों में रहता है ईरान। तो चाबहार नामक पोर्ट ईरान है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आपने देखी होगी, जो एक रेल प्रोजेक्ट हमारे देश ने ईरान के साथ शुरू किया था, जहेदान तक, चाबहार से जहेदान तक एक रेल प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी। तो उसमें एक खबर ये कुछ समय पहले ये न्यूज में सुर्खियों में चल रही थी कि ईरान ने है ना उस रेल प्रोजेक्ट से हमारे हिंदुस्तान को बाहर कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि जो चाबहार पोर्ट में जो रेल प्रोजेक्ट का काम इंडिया और ईरान दोनों मिलकर कर रहे थे, तो उसमें से उस ईरान कंट्री ने हमारे हिंदुस्तान को साइड में कर दिया है। यह खबरें कुछ समय पहले आपने न्यूज में देखी होगी, लेकिन ईरान इस बात को स्वीकार नहीं करता। ईरान बोलता है कि यह न्यूज गलत है, क्योंकि ईरान बोलता है कि हमने कभी भी हिंदुस्तान को इस प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं किया, तो हम इसको बाहर निकालने की कैसी खबर पेश कर सकते हैं दुनिया में? हमने तो प्रोजेक्ट में ही शामिल नहीं किया था इंडिया को। तो यह खबरें कुछ समय पहले चल रही थी न्यूज चैनलों में। अब जो भी रेल प्रोजेक्ट का माध्यम लेकर न्यूज में सुर्खियों में आ रहा था, चाबहार पोर्ट से संबंधित पॉइंट था। तो चाबहार पोर्ट कहां पे है? मैंने अभी इसका क्वेश्चन आपका लोकेशन का पूछा है, तो चाबहार पोर्ट ध्यान रहे, ये चाबहार नामक पोर्ट ये ईरान के अंदर पड़ता है। चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर है, ध्यान रहे। ईरान मिडिल एशिया के कंट्री है जिसकी कैपिटल तेहरान है, ठीक है। तो जो चाबहार पोर्ट है ना, ये ईरान के दक्षिणी पूर्वी में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। ध्यान रहे, ईरान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ना, तो ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है ये चाबहार नामक पोर्ट, ठीक है, चाबहार पोर्ट, समझ रहे हो ना। और जो ये जो चाबहार पोर्ट है ना, ये पाकिस्तान के गवादर नाम का बंदरगाह है, गवादर बंदरगाह जिसका बेनिफिट चाइना बखूबी उठाता है, कई साल से उठा रहा है, ठीक है। तो ये चाबहार नामक पोर्ट गवादर बंदरगाह को टक्कर देने वाला है, ठीक है। और कुछ समय पहले हिंदुस्तान के साथ इसका एक समझौता भी किया गया था चाबहार पोर्ट के साथ, लेकिन अभी कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें न्यूज में देखने को मिल रही थी कि हिंदुस्तान को ईरान ने चाबहार पोर्ट में जो रेल प्रोजेक्ट चल रहा था अफगानिस्तान के रास्ते से लाने का, वो उससे हिंदुस्तान को ईरान ने बाहर कर दिया गया है। ये सारी चीजें यहां पर खबरें चल रही थी। तो चाबहार पोर्ट चारों तरफ से करंट में था। तो चाबहार नामक पोर्ट कहां पर है वो मैं बात कर रहा हूं, ये ईरान के अंदर है, ईरान के दक्षिणी पूर्वी ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। और इस जो ये पोर्ट है ना, ये जो बंदरगाह है, इसके ध्यान रहे दो पार्ट है, शहीद कलंत्री नाम का और शहीद बहस्ती नाम का। शहीद कलंत्री और शहीद बहस्ती नाम के इसके दो पार्ट है, और
1983 से ये पोर्ट ओपन है, लेकिन 2018 से ही कुछ समय पहले न्यूज में ज्यादातर एक्टिव रहा था चाबहार नामक पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट कहां पे है आप लोग समझ गए, ईरान के अंदर पड़ता है। और पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह जो आपने खूब पढ़ा होगा, इसकी और चाबहार पोर्ट की टोटल लेंथ की बात करें तो 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर दोनों के अंदर टोटल दूरी की एक तरह से जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है चाबहार पोर्ट से, और ग्वादर पोर्ट की हम टोटल लेंथ की बात करें तो ईरान के अंदर है। ये आप समझ गए होंगे, मैंने इसका क्वेश्चन पूछा था चाबहार नामक पोर्ट कहां पे है, तो ईरान में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बन सकते हैं। जो करंट में उनको तो कवर कर लेना, डेली अपडेट करते रहना है ना, डेट वाइज क्वेश्चन कवर करते रहना। दिल्ली पुलिस जब तक आएगी तब तक तो सब कुछ याद आपके हो ही जाएगा, और कैसे हो जाएगा वो चीजें भी आपको बताई जाएंगी, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आए उसको देखना, उसके आंसर देने की कोशिश आप करना। हाल ही में 2020 में यूनेस्को, ठीक है, 2020 में यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। यूनेस्को के एक अवार्ड है जो जर्नलिज्म के अंदर दिया जाता है, ये बात ध्यान रहे, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, एक यूनेस्को का अवार्ड है। तो ये अवार्ड कुछ समय पहले एक कैंडिडेट को दिया जा चुका है। तो किस कैंडिडेट को ये यूनेस्को का अवार्ड रिसेंटली दिया गया है, हमें उसका नाम याद करना है कि हाल ही में ये अवार्ड किसे दिया गया है। बाकी आपने यूनेस्को के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, यूनेस्को अबाउट वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आपके सामने तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करना, जो आपके सामने क्वेश्चन आया। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, हम ज्यादा एक तरह से टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास काफी क्वेश्चन है, सभी की डिटेल हम लेंगे। तो रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो गिलर्मो कैनो जो अवार्ड है यूनेस्को का, ये रिसेंटली हाल ही में एक जिनेस बेडोया नाम का कैंडिडेट है, एक लेडीज है, इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रहे, ये जो है 30 अप्रैल को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, 30 अप्रैल 2020 को। और यह पुरस्कार एक कोलंबिया नामक देश आपने सुना होगा, उस कोलंबिया के एक जर्नलिस्ट है, कोलंबिया के एक पत्रकार है, खोजी पत्रकार, जिसका नाम है जिनेथ बेडोया लिमा। जिनेथ बेडोया लिमा, इस कैंडिडेट को 2020 का ये यूनेस्को का गिलर्मो कैनो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बात ध्यान रहे, कई स्टूडेंट का आंसर गलत हो जाता है तो वो अपने कमेंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन था उसका आप समझ गए होगे। मतलब मैं जो बता रहा था कि रिसेंटली ये 2020 का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किन्हें दिया गया है, ये जिनेस बेडोया को दिया गया है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जिनेथ बेडोया जो लिमा है, ये कोलंबिया के खोजी पत्रकार है, ये ध्यान रहे। और जो ये अवार्ड है ना यूनेस्को का, ये यूनेस्को का अवार्ड जर्नलिज्म के अंदर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सन 1986 की अगर मैं बात करूं, 1986 की अगर मैं बात करूं तो 1986 में एक पत्रकार हुआ करता था जिसका आपने कभी नाम सुना हो तो गिलर्मो कैनो इसाजा, ठीक है। कोलंबिया का एक पत्रकार था गिलर्मो कैनो इसाजा, जिसके नाम पर अवार्ड है। तो गिलर्मो कैनो इसाजा की 1986 में एक इसके ऑफिस के सामने इसकी हत्या कर दी गई थी, और इसी व्यक्ति के नाम पर, यानी कि गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर ही ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। और 2020 में ये गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यूनेस्को का जो अवार्ड है, वो कोलंबिया की खोजी पत्रकार जिनेथ बेडोया को दिया जा चुका है। ये ध्यान रहे, 1997 से पुरस्कार दिया जा रहा है, 1997 से पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसमें 45,000 अमेरिकी डॉलर इसकी प्राइज मनी होती है। वैसे प्राइज मनी एग्जाम में इतना पूछते नहीं है। तो मैं गिलर्मो कैनो अवार्ड की बात कर रहा हूं जो जिनेथ बेडोया लिमा को दिया गया है, जो कि कोलंबिया देश के खोजी पत्रकार है। तो ये जो अवार्ड है, ये गिलर्मो अवार्ड एक व्यक्ति के नाम पर है, एक पत्रकार के नाम पर है, और ये पुरस्कार 1997 से प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। 45,000 अमेरिकी डॉलर
की टोटल प्राइज मनी होती है, और ये प्रतिवर्ष 3 मई को दिया जाता है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, और उसी 3 मई को इस पुरस्कार को लोगों को दिया जाता है। ये पुरस्कार लोगों को प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता के अंदर पुरस्कार दिया जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वो भी 3 मई को मनाया जाता है। समझ रहे होगा आप लोग। ये पुरस्कार पहली बार अगर हम बात करें, वैसे अगर थोड़ा सा जाओ और स्टेटमेंट एग्जामों में, तो एक गायो यू नाम के एक व्यक्ति हुआ करता था, गायो यू नाम का, ठीक है। अगर मैं बात करूं, गायो यू नाम के एक चाइनीज व्यक्ति था, तो पहली बार ये अवार्ड गायो यू नाम के एक चाइनी पत्रकार को दिया गया था, चीनी पत्रकार को दिया गया था 1997 में। और रिसेंटली की अगर मैं बात करूं, 2020 की अगर मैं बात करूं, तो ये जिनेथ बेडोया लिमा को दिया जा चुका है। ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो अपना जो क्वेश्चन था वो 2020 में अवार्ड किसे दिया गया है उसकी मैंने बात की है। तो 2020 में ये अवार्ड भाई साहब जिनेथ बेडोया लिमा को दिया गया है, ये आप समझना। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, वालोन और क्याओसो नाम के 2 ऑप्शन और लिखे हैं। ये जो कैंडिडेट है ना, ये म्यांमार के पत्रकार है, और इनको, इन दोनों को, बी और सी जो ऑप्शन है ना, इन दोनों को 2019 में यही अवार्ड दिया गया था, दोनों को, जो कि म्यांमार के हैं। और 20 में अवार्ड किसे दिया गया है? जिनेश बेडोया को। एक ऑप्शन इसमें डी लिखा हुआ है, लुइस हैमिल्टन। ये फॉर्मूला जो कार रेसिंग होती है, कार की जो दौड़ होती है, उसके एक ये खिलाड़ी है हैमिल्टन, जिसने हाल ही में ब्रिटिश ये ग्राम पी भी जीती है, हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन कोई जर्नलिस्ट नहीं है, लुइस हैमिल्टन का फील्ड अलग है। बाकी अपना क्वेश्चन क्या था वो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अवार्ड 2020 में जिनेथ बेडोया लिमा को दिया गया है। ये यूनेस्को का अवार्ड है, आप जानते होंगे यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा। यूनेस्को की अगर मैं आपको बात करूं, वैसे तो बढ़िया टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को। इसके बारे में क्वेश्चन आपने याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में इसके हेडक्वार्टर वगैरह या इसके अन्य जो पुरस्कार है या हेरिटेज साइट के क्वेश्चन है ना, यूनेस्को के समिट की बात करें तो कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूनेस्को संस्था से, तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को की, एक स्पेशल वीडियो ही बनाएंगे हम तो। लेकिन फिर भी यूनेस्को के बारे में कुछ मैं चीजें आपको बताऊं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यूनेस्को, ठीक है, खूब एग्जाम में इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मेशन वगैरह है ना, इसका हेडक्वार्टर वगैरह, इसका प्रेसिडेंट वगैरह, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यूनेस्को शॉर्ट फॉर्म में नाम है। ये दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ का एक पार्ट है, जिसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रहे। यूनेस्को, यूनेस्को का अगर हम पहली मीटिंग की बात करें तो 16 नवंबर 1946 को 1946 में इसका पहला मीटिंग हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ये ध्यान रहे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम आता है, तो पेरिस, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में फ्रांस की कैपिटल है, फैशन नगरी, फ्रांस की एक तरह से राजधानी पेरिस, ठीक है, तो वहां पर इसका मुख्यालय है। और इसका जो डायरेक्टर जनरल है ना, वर्तमान में इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो भी कुछ समय पहले एक नई लेडीज बनी थी। देखो, इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो पेरिस, मैंने इसका हेडक्वार्टर बताया है। अगर इसका मैं डीजी की बात करूं, डायरेक्टर जनरल की बात करूं, तो एक लेडीज है जिसका नाम है ऑन्द्रे ओजुले। एक नाम है ऑन्द्रे ओजुले, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ऑन्द्रे ओजुले वैसे फ्रांस से ही संबंधित है। ये फ्रांस की संस्कृत और पर्यटन मंत्री भी रह चुकी है लेडीज। तो इन प्रेजेंट टाइम में ये ऑन्द्रे ओजुले यूनेस्को की वर्तमान में डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, यानी कि इसकी महासचिव है। ध्यान रहे, इससे पहले इसकी महासचिव एक इरिना बोकावा नाम की लेडीज हुआ करती थी, बुल्गारिया की, लेकिन वर्तमान में वो है नहीं। वर्तमान में इसका जो यूनेस्को का डीजी है वो ऑन्द्रे ओजुले है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं यूनेस्को में टोटल मेंबरशिप की मैं बात करूं तो 193 यूनेस्को के अंदर वर्तमान में टोटल देशों की संख्या है। 193 इसमें टोटल देश है, लेकिन कुछ समय पहले इसमें 195 थे। अब इससे 2 देश कुछ समय पहले इससे जा चुके हैं, और उन 2 देशों के जाने के बाद इसमें 193 देश है। ध्यान रहे, और जो 2 देश कुछ समय पहले इससे निकल कर गए हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इजराइल, ठीक है। तो ये 2 ऐसे कंट्री
कंट्री है जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता दिसंबर 2018 31 दिसंबर 2018 में त्याग दी है। अनाउंस तो इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था जाने का, लेकिन ये अब इससे जा चुके हैं। और इन दोनों देशों के जाने के बाद आज की तारीख में यूनेस्को में टोटल देशों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रहे 193 है। दिल्ली पुलिस का 2017 दिसंबर का ऑनलाइन पेपर हुए थे। तुम्हारे यारे प्यारे जो भी दोस्तों ने पेपर दिया हो, सारे कोड अगर ऑनलाइन क्वेश्चन आपने देखे हो तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा उसमें आई थी। और मेन रोल दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स का रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं करंट अफेयर्स में कभी मार नहीं खाओगे, तरीके बताए जाएंगे, याद करने की डिटेल दी जाएंगी पूरी, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप लोग हमसे। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं ये यूनेस्को का जो क्वेश्चन है ना, ये उस समय दिल्ली पुलिस के दिसंबर 2017 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किन देशों ने यूनेस्को की सदस्यता त्यागी है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उस समय करंट में था। अनाउंस इन दोनों देशों ने जाने की कर दी थी और ये दिसंबर 2018 में 31 दिसंबर 2018 को फाइनल जा चुके हैं। आज की तारीख में बात करूं तो 193 इसमें टोटल देश है। 193 यूनेस्को के अंदर टोटल मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये आप लोग समझ रहोगे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल देशों की संख्या 193 है, ये ध्यान रहे, ठीक है। ओंद्रे आजुले वर्तमान में इसके मैंने डीजी यानी डायरेक्टर जनरल की बात की है, या यूनेस्को का महासचिव भी आप लोग इस लेडीज को बोल सकते हो, जो कि फ्रांस से संबंधित है और फ्रांस की पर्यटन और संस्कृत मंत्री भी ये रह चुकी हैं, ठीक है। समझ रहे होगे यूनेस्को के बारे में। तो काफी क्वेश्चन आएंगे। वैसे यूनेस्को के टॉपिक इसका एक स्पेशल वीडियो के रूप में बनाऊंगा मैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान में यूनेस्को संस्था में इंडिया के हेरिटेज साइट टोटल संख्या कितनी है, यानी यूनेस्को सूची में भारत के टोटल क्षेत्र कितने शामिल है आज की तारीख में, अगस्त 2020 तक की मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछते हैं, है ना। जैसे कि 38 टोटल देश वर्तमान में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है। भारत के 38 देशों के साथ हमारा हिंदुस्तान ऑल ओवर की बात करें तो 6 नंबर पर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और दिल्ली पुलिस करने स्टूडेंट जो है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले, पिछले साल यूनेस्को क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए थे, है ना। हर लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनेस्को के। बड़े एग्जाम स्टेटमेंट डाल देंगे, छोटे एग्जाम में ऑनलाइन क्वेश्चन डाल देंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इनके बारे में याद होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें याद होनी चाहिए, स्टैटिक जीके भी इनके अंदर कवर हो जाती है और करंट अफेयर्स भी। तो ये सारी चीजें मैं बात कर रहा हूं, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेनली यूनेस्को की मैं बात कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग वैसे पूछ भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इंपॉर्टेंट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। न्यूज चैनलों में रहता है ये भी सुर्खियों में, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरुआत की है, इस योजना को लॉन्च किया है। तो भारत में इस योजना को कहां से लॉन्च किया गया है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो आपने ये आंसर देना है कि कहां से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कवर करना है, आप आंसर देने की कोशिश करना, कहां से ये योजना कवर की गई है, लॉन्च की गई है। बिल्कुल पंकज जांगरा जीके की अलग से क्लास हम शुरू करेंगे, कल आपको बताया जाएगा, कल आपको पूरा एक तरह से टाइम टेबल सेट करके बता दिया जाएगा। कल आप 12 बजे सभी लाइव रहना, उसके बारे में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे आपने तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें होगी आपके लिए और आप कैसे इन चीजों को कवर कर पाओगे, ठीक है। क्लासें कैसे की जाएगी, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी आप लोग फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट अपना चौथा क्वेश्चन है कि जो ये योजना है ना, ये योजना हाल ही में लॉन्च की गई है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो कहां से की गई है उसका आंसर आप लोगों ने देना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूं, 20 जून 2020 को यह योजना लॉन्च की गई थी। तो ध्यान रहे इसका आंसर बिहार आएगा भाई, बिहार से यह योजना लॉन्च की गई है 20 जून 2020 को, ठीक है। ध्यान रहे टाइम 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह योजना एक तरह से लॉन्च की गई थी, जो कि गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक तरह से यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, गरीब कल्याण रोजगार मिशन जो था, ठीक है। तो बिहार के अंदर एक जिला आपने सुना होगा खगड़िया नाम का, बिहार के अंदर एक जिला है खगड़िया नाम का। तो बिहार के खगड़िया जिले के
तेलिहार नामक ब्लॉक है और उसके अंदर एक बेलदौर नामक गांव है, वहां से यह योजना लॉन्च की गई थी। बाकी आप याद करने की कोशिश करना, बिहार के खगड़िया जिले से इस योजना का शुभारंभ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहले चरण में इस योजना में भारत के 6 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो पहले चरण में भारत के 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। और इन सभी के 116 जिलों में ये 125 दिन तक ये मिशन मोड चलाया जाएगा। यानी भारत में ये योजना पहले चरण में टोटल अगर मैं बात करूं तो भारत के 6 राज्यों में इसका एक तरह से ये शुभारंभ किया गया है। तो ये ध्यान रखना, लॉन्च कहां से की गई है जून 2020 में, तो लॉन्च ये योजना कहां से की गई है, ये बिहार के खगड़िया जिले से। ठीक है, ये ध्यान रहे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये सारी मैं बातें कर रहा था, आपका क्वेश्चन है वो शायद कवर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना याद करना। बिल्कुल ज्योतिष स्वामी हिस्ट्री की क्लास भी हम लेंगे, करंट अफेयर्स हम कवर करवाते फिलहाल अभी। ठीक है, तो हिस्ट्री की सभी चीजें आ जाएंगी, दिल्ली पुलिस का पूरा कोर्स आपके सामने आएगा और 50 नंबर की जिक्की आएगी। तो अपनी जिक्की अच्छे से कर लेना। ठीक है, जो लोग इंग्लिश से कतराते हैं, इंग्लिश से जिनको टेंशन होती है, इंग्लिश तो इसके अंदर एक तरह से आई नहीं रही। ठीक है, तो ध्यान रहे, बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस है। जो स्टूडेंट की जिक्की बेस्ट है आराम से दिल्ली पुलिस को निकाल सकता है। 2017 में पेपर हुए थे, अब पेपर 2020 में हो या 21 में हो, कुछ नहीं कह सकते। 3-4 साल का गैप हो चुका है। अगर ये मौका चूक गया तो 4-5 साल बैठे रहोगे दिल्ली पुलिस के वेट में। तो बढ़िया तरीके से घर बैठ के लग जाना। ठीक है, आराम से अपनी जिक्के भी कवर कर लेना, बाकी मैथ, रीजनिंग जो भी आप एक तरह से कवर करना चाहो आराम से कर लेना। लेकिन जिक्के 50 नंबर की मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो बढ़िया एक तरह से है ये, जिन स्टूडेंट ने जिक्के अच्छी तरह पढ़ रखी है। और रट्टा जो मार के बंदा पढ़ता है, भलाई रट्टा मार के मत पढ़ना। बार बार मैं बोल रहा हूं, रट्टा मारोगे तो एक तरह से कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं लिखित दे सकता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग रट्टा मारोगे तो रट्टा तो बिल्कुल मत मारना। कैसे पढ़ना है वो चीजें बता देंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना आप लोग। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस है, आराम से तैयारी कर लेना। 50 नंबर जिक्के। ठीक है, 50 में से कम 45-46 भी आगे तो भी काफी है। रीजनिंग में तो फुल में से फुल आपके आ सकती है, मैथ में भी आप ले सकते हो, लेकिन जिक्के में फुल में से फुल लेते नहीं है ना। लेकिन उसमें से भी अगर मैं 5-6 नंबर माइनस कर दूं, दिल्ली पुलिस का पेपर है, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है। ठीक है, आराम से कवर कर सकते हो। हाँ, साइंस 50 नंबर में, नीरज कुमार 50 नंबर में साइंस एक और होती है, जनरल साइंस से आएगी, वो भी ना कि इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे। तो सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। अभी आप कोशिश करना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसका आंसर देने की कोशिश करना। ये चीज़ें हमारी होगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, वर्तमान में HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, HCL आपने शायद लैपटॉप वगैरह यूज किए होंगे, डेल के लैपटॉप, HCL के लैपटॉप, है ना, ऐसे काफी लैपटॉप के ऊपर लिखा होता है HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। वर्तमान में इसके चेयरमैन हाल ही में अनाउंस किए गए, नए चेयरमैन बना दिए गए। तो वर्तमान में HCL के जो चेयरमैन है वो कौन है, वो मैं आपको एक तरह से पूछ रहा हूं। तो उसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, रोशनी नदार मल्होत्रा। ध्यान रहे, रोशनी नदार मल्होत्रा, ये वर्तमान में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, रोशनी नदार मल्होत्रा आएगा भाई इसका आंसर। ध्यान रहे, तो वर्तमान में इसके ये चेयरमैन, लेकिन ये लेडीज है, महिला है, तो चेयरमैन यहां पर हम नहीं यूज करेंगे, इसको हम चेयरपर्सन बोलेंगे। तो वर्तमान में HCL की चेयरपर्सन रोशनी नदार मल्होत्रा है, ये महिला है, तो यहां पर चेयरपर्सन वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे। करंट में है, कुछ समय पहले ये लेडीज इसकी चेयरपर्सन बना दी गई है। HCL के बारे में आपने सुना होगा, HCL जो हमारे देश में एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी है, सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी, जो भारत में आपने सुना होगा 1976 से है। तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनी HCL, इस कंपनी का जो फाउंडर था ना, उसका नाम तो आपने सुना होगा शिव नादर। ठीक है, और शिव नादर की पुत्री है, शिव नादर की बेटी है, और उस शिव नादर की जो बेटी है ये हाल ही में इसकी चेयरपर्सन बना दी गई है। जो ये दोनों मैंने पिता पुत्री के जो फोटो आपको दिखाए है, तो ये शिव नादर जो है ना, ये शिव नादर HCL कंपनी के संस्थापक है। ध्यान रहे, HCL कंपनी जो कि 1976 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, सुना होगा आपने HCL के बारे में। तो उस HCL का वर्तमान में जो चेयरपर्सन है शिव नादर की बेटी, ये रोशनी नदार मल्होत्रा जी को बना दिया गया है। ये ध्यान रहे, करंट का क्वेश्चन रहेगा। ये कंपनी मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है हाल ही में शिव नादर की पुत्री। ठीक है, जो ये आपने HCL के बारे में सुना हो तो HCL हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, सुनोगे ना फुल फॉर्म।
नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो नोएडा के अंदर HCL का जो हेडक्वार्टर है ना, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रहे नोएडा के अंदर है, नोएडा के अंदर। और ये 11 अगस्त यानी इसी महीने में 1976 11 अगस्त 1976 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। इस कंपनी को बनाने वाले दो कैंडिडेट, मेन जो है संस्थापक वो शिव नादर नाम के व्यक्ति थे और अर्जुन मल्होत्रा, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा ये कंपनी का गठन किया गया था, HCL कंपनी का, शिव नादर और अर्जुन मल्होत्रा के द्वारा। शिव नादर जो है ये इसके CEO भी रह चुके हैं कंपनी के पहले, लेकिन वर्तमान में जो शिव नादर जी है ये इस कंपनी के MD और चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर है। यानी HCL के MD की अगर बात करें तो शिव नादर है, और हम HCL के अगर बात करें, HCL के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चेयरपर्सन कौन बनाया गया है, तो रोशनी नदार मल्होत्रा जो शिव नादर की बेटी है, इसको तो चेयरपर्सन बनाया गया है। और स्वयं शिव नादर जी है वो इस कंपनी के MD है, ये आप ध्यान रखना। HCL 1976 के अंदर 1976 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था। नोएडा के अंदर इसके हेडक्वार्टर है, और सी विजय कुमार वर्तमान में इसके CEO है। एग्जाम में CEO एक मेन रोल रखता है, कंपनी के CEO एग्जाम में खूब बनती है। तो सी विजय कुमार नाम का व्यक्ति वो इस कंपनी का वर्तमान में CEO है, ये ध्यान रखना, सी विजय कुमार, ठीक है। तो मैंने जो बात की है वो आप लोग समझ गए होंगे। HCL मेन जो मुखिया इसको बनाने वाला है शिव नादर, एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट शिव नादर, हमारे हिंदुस्तान में ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु में एक आपने जगह सुनी होगी तूतीकोरिन नामक, तूतीकोरिन जो है ना, तूतीकोरिन नामक जगह से संबंधित है शिव नादर, तमिलनाडु का, ठीक है। शिव नादर जी तूतीकोरिन नामक स्थान तमिलनाडु। जो तूतीकोरिन जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उस समय मोतियों के कारण भी प्रसिद्ध हुआ करता था। मैंने हिस्ट्री की क्लास में चीजें पढ़ाई थी, तूतीकोरिन का भी थोड़ा सा इतिहास मैंने बताया था, ठीक है। तो ये चीजें मैंने वहां से थोड़ा सा लिंक बनाया है, तो समझ जाओगे। हाल ही में HCL कंपनी के कौन बनाए गए हैं चेयरपर्सन, तो रोशनी नदार मल्होत्रा जी को बनाया गया है। रोशनी नदार मल्होत्रा ये शिव नादर की बेटी है जो कि इस कंपनी के संस्थापक है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान रहा है। ये ध्यान रहे, एक इंडेक्स है, हर बार सीरीज में इंडेक्स के क्वेश्चन में लेके आता हूं क्योंकि इंडेक्स क्वेश्चन एग्जामों में खूब बनते हैं, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो यहां पर है कि जो ये एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 180 देश इसके अंदर शामिल किए गए थे, तो 180 देशों में अपना हिंदुस्तान कौन से नंबर पर आया है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, भारत 168 यानी 168वां नंबर है भारत का 180 देशों में, ठीक है। 180 देशों में इस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, EPI इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, EPI एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की अगर मैं बात करूं, तो इस सूची में भारत 180 देशों की लिस्ट में 168 यानी 167वां नंबर हमारे हिंदुस्तान का आया है। ये तो आपके एग्जाम, कॉमन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम EPI के बारे में अगर कुछ बात करें, इसके ध्यान रहे, जो ये EPI इंडेक्स है ना, ये हर साल जारी नहीं किया जाता है, ध्यान रहे, ये द्विवार्षिक सूचकांक होता है। द्विवार्षिक यानी 2 साल में ये जारी होती है इंडेक्स। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना EPI, ये 2 साल में एक बार जारी होता है, और 2020 में जून में जारी किया गया था, रिसेंटली जून में जारी किया गया था। और हमारा हिंदुस्तान इसमें कौन से नंबर पर आया है, 168वें नंबर पर भारत इस सूचकांक में, 168वें नंबर पर भारत इस सूचकांक में आया है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस EPI इंडेक्स में 2020 में टॉप फर्स्ट अगर कंट्री की बात करें, टॉप 10 में फर्स्ट कंट्री की बात करें तो डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है, ये ध्यान रहे, डेनमार्क। कुछ मैंने ऐसे देश है जो डेली न्यूज सुर्खियों में रहते हैं, आमने सामने आप लोग देखते होंगे न्यूज चैनलों में, तो कुछ ऐसे देशों की लिस्ट आपके सामने है, जैसे कि डेनमार्क इस EPI इंडेक्स में पहले नंबर पर है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसमें 4थे नंबर पर है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 13 नंबर पर है, और अमेरिका की बात करें इसमें 24वें नंबर पर है। रसिया इसमें
यूएसए 58 नंबर पर है, सऊदी अरब 90 नंबर पर है। चाइना की बात करें, अपने पड़ोसी देश की बात करें तो 120 यानी 120वें नंबर पर चाइना है, और इंडिया की बात करूं तो मैं 168वें नंबर पर भारत है। ये ध्यान रहे, इस इंडेक्स में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 168 नंबर पर है भारत, 168 नंबर पर, ठीक है, 168 नंबर पर ईपीआई में भारत है, लेकिन चाइना इसमें 120 नंबर पर है। अगर हम पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसमें 142वें नंबर पर है। ध्यान रहे, पाकिस्तान इसके अंदर ये 142वें नंबर पर है, ठीक है, ये आप लोग समझने की कोशिश करना। पाकिस्तान 142वें नंबर पर है, और नेपाल जो है ना वो 145वें नंबर पर है इसके अंदर, ठीक है, नेपाल 145 नंबर पर, पाकिस्तान 142वें नंबर पर, चाइना की मैंने यहां पे लिख रखा है 120वें नंबर पर, ठीक है। हमारा देश इसमें 168वें नंबर पर है 2020 की मैं बात करूं, लेकिन भारत द्विवार्षिक सूचकांक होता है, भारत इसमें 2018 में 177वें नंबर पर था, और अब भारत 168वें नंबर पर आ चुका है। ये जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है, ठीक है, जो ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 है, भारत कौन से नंबर पर है आप लोग सभी समझ रहे होगे, 168 समझ जाओगे, भारत 168वें नंबर पर है। अब जो इंडेक्स है ना, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो आपने ये चीजें सुनी होगी, संस्था का नाम सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, WEF। ये WEF के सहयोग से एक यूनिवर्सिटी है येल नाम की यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी है कोलंबिया नाम की। तो येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये सूचकांक जारी होता है। ये ध्यान रहे, येल और कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है ना, इन दोनों के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ईपीआई इंडेक्स होता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। और इन दोनों यूनिवर्सिटी का ये सूचकांक जारी करने में सहयोग कौन करता है, वो मैंने बताया था, विश्व आर्थिक मंच नाम की जो संस्था है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो विश्व आर्थिक, ठीक है, ये एक तरह से जो मंच है इसके द्वारा यानी इसके सहयोग से और येल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। हमारा देश इसके अंदर कौन से नंबर पर है वो आप लोग समझ गए होंगे, हमारा हिंदुस्तान इसके अंदर 168 नंबर पर है, और बाकी पहले नंबर पर डेनमार्क कंट्री है, ठीक है। ये इंडेक्स 2 साल में एक बार जारी किया जाता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया सहयोग से येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों को शामिल किया गया था, ध्यान रहे, और 180 देशों में हमारा हिंदुस्तान 168 नंबर पर है, 168वें नंबर पर है। पहले नंबर पर डेनमार्क। WEF के बारे में आपने सुना हो तो इसका फॉर्मेशन 1971 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां पर है, स्टैटिक जीके में कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, स्विस कंट्री के अंदर है। 1971 में ये फोरम, ये मंच, ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से येल और कोलंबिया 2 विश्वविद्यालय उनके द्वारा ईपीआई प्रति 2 साल में द्विवार्षिक है, तो 2 साल में जारी की जाती है। इससे पहले ये 2018 में जारी की गई थी, तो उस समय हमारा हिंदुस्तान 177 177वें नंबर पर था, ठीक है। तो ये सारी मैं बातें कर रहा था, समझ जाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 13वें IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। कुछ एक तरह से लोग होते हैं जो IPL के दीवाने भी होते हैं, हालांकि तो उनके लिए खुशखबरी होगी ये कोरोना काल में, क्योंकि IPL 2020 में जो पोस्टपोन कर दिए गए थे 29 मार्च को जो होने वाले थे, अब वो IPL 2020 में हो गए, रिसेंटली कुछ समय बाद होने वाले हैं। बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो सभी को पता होगा ये कहां पे हो गए। तो इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं, यूनाइटेड अरब अमीरात,
ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, सभी का यह आंसर सही होगा, सभी को पता होगा, आईपीएल की न्यूज तो सभी सुन रहे होंगे। ठीक है, तो आईपीएल जो 13वां सीजन है आईपीएल का 2020 में, उसकी मेजबानी यूएई कंट्री कर रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है, क्योंकि अभी इंडिया में इसका जो आयोजन है वो नहीं हो रहा है। ये चीजें आपने शायद सुना होगा। आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल ये मत समझना कि हिंदुस्तान से बाहर ही पहली बार हो रही है। आईपीएल का जो फर्स्ट एडिशन है ना 2008 में हुआ था, लेकिन 2008 से चलते चलते 2000 अगर हम 19 की बात करें तो 12 सीजन हो चुकी है, और इन 12 सीजन में कुछ ऐसे सीजन गए हैं जिनका आयोजन हिंदुस्तान से बाहर पहले भी किया जा चुका है। ठीक है, तो उसकी भी मैं बातें करूंगा, उसकी भी मैं आपको अभी लिस्ट दूंगा। लेकिन 2020 में इसका आयोजन किया जाने वाला है। 2020 में कहां पे आयोजन होगा, वो आयोजन का मैंने लोकेशन की भी बात की, कौन से देश को मेजबानी सौंपी गई है हमारे बीसीसीआई के द्वारा, तो यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर 3 बड़े बड़े शहर जैसे कि दुबई हो गया, शारजा हो गया, और उस देश की कैपिटल आबू धाबी हो गया। तो दुबई, शारजा और आबू धाबी, इन 3 शहरों के स्टेडियम में इनका आयोजन किया जाएगा 2020 में आईपीएल का। ये आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने 2020 का आईपीएल कहां होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको एक मैं बात बता दूं, 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य इसका आयोजन चलेगा। 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य ये यूनाइटेड अरब अमीरात में ये आईपीएल मैच खेले जाएंगे। दुबई, शारजा और आबू धाबी, जो कि अभी मैंने इन 3 शहरों की बात की थी। आबू धाबी के अंदर एक बेस्ट स्टेडियम आपने सुना होगा, शेख जयद स्टेडियम। शायद कभी आप न्यूज चैनलों में सुर्खियों में रहते हो तो ये स्टेडियम आपने देखा भी होगा, मैच देखते हो तो, शेख जयद स्टेडियम। ठीक है, ये आबू धाबी उस देश की कैपिटल, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल के अंदर एक स्टेडियम है, शेख जयद स्टेडियम। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके में आ जाते, कोई भी स्टेडियम को नाम डाल देंगे, बताओ कौन सा स्टेडियम कहां पर है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ऐसे काफी स्टेडियम है। तो शारजा, दुबई और आबू धाबी, इन शहरों के अंदर 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य ये आईपीएल खेले जाएंगे। इससे पहले आईपीएल हमारे देश में ही आयोजन की बात चल रही थी। 29 मार्च को यह आयोजन होने वाला था भारत में, लेकिन इसको सस्पेंडेड कर दिया गया था। ठीक है, 15 अप्रैल इसकी डेट रखी गई थी कि 29 मार्च को ना होकर ये 15 अप्रैल को किया जाएगा, लेकिन 15 अप्रैल को भी ये नहीं हुआ, क्योंकि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर बोलते हैं कि जो लॉकडाउन है उसको और आगे तक सरका दिया गया था। 3 मई तक लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया था, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 15 अप्रैल को भी इस आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 29 मार्च का आयोजन था, 29 मार्च से 15 अप्रैल रखा गया था, और 15 अप्रैल के बाद इसको एक तरह से कह दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। लेकिन अभी 2 अगस्त की अगर मैं बात करूं, 2 अगस्त को बीसीसीआई ने ये अभी अनाउंस किया था, सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई की प्रेसिडेंट वर्तमान में, 2 अगस्त को बीसीसीआई ने कहा था कि ये जो आईपीएल है ये 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य फाइनल इनकी न्यूज आ चुकी है। 2020 में ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर किए जाएंगे। बीसीसीआई के द्वारा फाइनल न्यूज ये 2 अगस्त 2020 की है, आज से 3 दिन पहले की। बीसीसीआई के बारे में आप जानते होंगे, जो कि 1928 के अंदर बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट वर्तमान में सौरव गांगुली जी है, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह नाम का व्यक्ति, जो कि अमित शाह के पुत्र है, जय शाह, वो वर्तमान में इसके सेक्रेटरी है। तो ये बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा था, अभी जो आईपीएल है ना, ये आईपीएल ऐसा भारत में पहली बार नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान से बाहर आईपीएल हो रहे हैं। मैं कह रहा था फर्स्ट एडिशन इसका 2008 में हुआ था आईपीएल का, लेकिन 2008 में तो ये भारत में हुए थे, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था 2008 में, तो ये ठीक है, आपको पता होगा आईपीएल के बारे में। लेकिन ये 2009 में जो अपना दक्षिण अफ्रीका कंट्री है, ये 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए थे, ध्यान रहे। और 2014 में इसके जो शुरुआती मैच है, 2014 में आईपीएल के जो शुरुआती मैच है ना, वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले गए थे। तो 2014 में आईपीएल दुनिया के 2 देशों में खेले गए थे, एक तो हमारे हिंदुस्तान में भी हुए थे अंतिम मैच, और शुरुआत के जो मैच है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले गए थे, क्योंकि उस समय भारत में लोकसभा चुनाव का माहौल था। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस समय की सरकार ने यह आईपीएल हिंदुस्तान में सुरक्षा कारणों से ना होने की ये अनाउंस कर दिया गया था। तो इसके शुरुआत के जो कुछ मैच है वो यूनाइटेड अरब अमीरात
दुबई, शारजा और अबू धाबी के स्टेडियम में खेले गए थे और अंतिम जो कुछ मैच थे वो हमारे हिंदुस्तान में खेले गए थे। तो 2009 में ये साउथ अफ्रीका में हो चुके हैं, 2014 में भी ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो चुकी है और 2020 में अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर सितंबर से नवंबर के महीने में खेले जाएंगे। ये ध्यान रहे 13वां सीजन होगा इन आईपीएल का, ठीक है। आईपीएल पहला जो इसका फर्स्ट एडिशन है वो मैं बार बार बता रहा हूं 2008 में हुआ था और सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम आप सभी को पता होगा मुंबई इंडियंस, जो कि 4 टाइटल जीत चुकी है आज तक। 4 टाइटल यानी 4 बार खिताब विजेता मुंबई इंडियंस की टीम है, ठीक है। बाकी अगर हम रनों की बात करें तो ये चीज भी आपने सुनी होगी, सबसे ज्यादा ऑल ओवर आईपीएल की हम बात करें आज तक की तो सबसे ज्यादा रनों की बात करो तो विराट कोहली की है, जो 5412 के समथिंग इसके रन है। ये भी चीजें आपने बखूबी सुनी होगी। और लसित मलिंगा 170 विकेटों के साथ ये सबसे टॉप में है आज तक आईपीएल के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं। तो ऐसे काफी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते काफी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो लोकेशन का था, लोकेशन का क्वेश्चन था। लोकेशन के क्वेश्चन में आप लोग समझ रहे होंगे कि कहां पे किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे 2020 में भाई संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में ये अभी कुछ समय पहले 2 अगस्त को बीसीसीआई के चीफ ने, अध्यक्ष ने ये अनाउंस कर दिया गया फाइनल कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के मध्य यूनाइटेड अरब अमीरात में आईपीएल खेले जाएंगे। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, काफी क्वेश्चन है वैसे। मार्च 2020 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बखूबी अच्छी सुविधा प्रदान की है उस देश के नागरिकों को, उस देश की गवर्नमेंट ने। तो हाल ही में एक दुनिया के अंदर एक देश है जिसने अपने नागरिकों को फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, फ्री में अपने देश में कहीं भी आओ जाओ भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया ये नियम है उस देश के अंदर, तो मैं तो मानता हूं। तो मार्च 2020 में यह अनाउंस किया गया, 2020 मार्च के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। यूरोप महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लग्जेमबर्ग नाम का, ठीक है। ये ध्यान रहे, लग्जेमबर्ग। क्या आंसर डेनमार्क दे रहे, डेनमार्क आंसर नहीं होगा। जिम्मी यादव, नीरज कुमार, जिम्मी यादव काफी दिन में आ रहे वैसे, जिम्मी यादव आप भी। तो लग्जेमबर्ग नामक जो देश है, छोटा सा कंट्री है लग्जेमबर्ग। तो लग्जेमबर्ग इस देश ने हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का अनाउंस किया जा चुका है और दुनिया का ऐसा पहला देश है, ये ध्यान रहे, वर्ल्ड का ऐसा पहला देश है जो सार्वजनिक परिवहन फ्री करने वाला देश है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश है वो लग्जेमबर्ग है। लग्जेमबर्ग देश के बारे में आपने सुना होगा, यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है, एक छोटा सा देश है। लग्जेमबर्ग सिटी इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी है वैसे, ठीक है। तो हाल ही में इसके मंत्री ने अनाउंस किया था, एक फ्रांसवा बाउस नाम का इसका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, फ्रांसवा बाउस नाम का, उसने कुछ समय पहले मार्च में अनाउंस किया था और उस अनाउंस के बाद ये दुनिया का लग्जेमबर्ग पहला देश बन गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला, सार्वजनिक परिवहन फ्री करने वाला वर्ल्ड का पहला देश वो लग्जेमबर्ग है, ठीक है। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से घिरा हुआ यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा कंट्री है लग्जेमबर्ग। क्लियर सभी का यहां तक? नेक्स्ट देखना, हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग याद करने की कोशिश करना, दिल्ली पुलिस वाले खासकर, ठीक है। बहुत करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार 50 नंबर में से कहीं 25 नंबर की करंट आ रही, कहीं 30 नंबर की करंट आ रही है, बाकी चीजें साइड में रख दी गई थी। तो करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा योगदान था उस समय, पिछली 2017 की अगर हम बात करें पेपर दिल्ली पुलिस के। तो हाल ही में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कुछ समय पहले रिसेंटली भारत के बाहर, ध्यान रहे, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, वर्ल्ड की पहली योग यूनिवर्सिटी, लेकिन आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका आंसर आएगा लॉस एंजेलस। बिल्कुल सही आंसर होगा नीरज कुमार आपका, लॉस एंजेलस नामक शहर है। तो लॉस एंजेलस के अंदर ये विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत से बाहर, ध्यान रहे, लॉस एंजेलस अमेरिका के अंदर पड़ता है। लॉस एंजेलस शहर अमेरिका के अंदर है, जहां पर 2028 में समर ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा।
ठीक है, तो लॉस एंजलिस इसका आंसर आएगा। योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद के नाम पर, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इसका नाम होगा, VAYU इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रहे। ठीक है, इसका उद्घाटन कुछ समय पहले हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक विदेश राज्य मंत्री है, ध्यान रहे विदेश राज्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, श्री मुरलीधरन नाम के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक विदेश राज्य मंत्री थे मुरलीधरन नाम के, और एक विदेशी मामले के स्थायी समिति के अध्यक्ष हुआ करते हैं PP चौधरी। तो मुरलीधरन जी और PP चौधरी के द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के दूतावास में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था मुरलीधरन और PP चौधरी के द्वारा। मुरलीधरन जी कौन है? मुरलीधरन जी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में विदेश राज्य मंत्री है। तो मुरलीधरन और PP चौधरी जो कि विदेशी मामलों के स्थायी समिति के अध्यक्ष है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर जो भारत का दूतावास है ना, उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। और ये यूनिवर्सिटी कहां पर होगी? ये यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर होगी, ये ध्यान रहे। और एक बात और ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनेगा, इसका जो पहला चांसलर है ना, वो भी एक हिंदुस्तान का ही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी है ना, उसका जो पहला चांसलर है वो डॉक्टर HR नागेंद्र जी को बनाया गया है। डॉक्टर HR नागेंद्र जी, डॉक्टर HR नागेंद्र, ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, HR नागेंद्र, ठीक है, ये जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में योगा यूनिवर्सिटी विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय होगा, उसके पहले चांसलर हो गए, फर्स्ट चांसलर हो गए। ये चीजें आप लोग समझ लेना, चित्र है। तो डॉक्टर HR नागेंद्र जी इस यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर हो गए, VAYU यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के। तो पहली यूनिवर्सिटी कहां पे है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। काफी कोड हो गए दिल्ली पुलिस के, ठीक है, और एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के क्लियर हो गए, ये मैं दावे से बोल सकता हूं। बाकी आप चीजें पढ़ते रहना, डेली सीरीज करंट की कवर करते रहना, और फिर दिल्ली पुलिस का पेपर देख के आओ। तो एक बार जिस दिन क्लास में लाइव हूं उस समय अपने नोटबुक उठा के वहां पर खुद डिस्कस करना कि क्या क्या चीजें बताई गई थी, रिलेटेड क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उस रिलेटेड है या नहीं है, या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो आपको खुद विश्वास हो जाए, क्योंकि 2017 में ऐसा हमने देखा था। ठीक है, समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो ये करंट में कुछ समय पहले इसकी मेजबानी हमारे हिंदुस्तान को मिली है, ध्यान रहे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की जो मेजबानी है ना, वो हमारे देश को मिली है हाल ही में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एशियाई परिसंघ की मेजबानी कुछ समय पहले हमारे देश को मिली है। एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन, AFC बोलते हैं शॉर्ट में, एशियाई फुटबॉल कन्फेडरेशन यानी वुमेन एशियन कप, ये 2020 में होने वाले हैं। और 2020 में इसकी जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है। ठीक है, भारत इससे पहले इस AFC वुमेन एशियन कप की मेजबानी, ये ध्यान रहे, भारत इससे पहले AFC वुमेन एशियन कप की मेजबानी 1979 में कर चुका है। और 1979 के बाद अब भारत इसकी मेजबानी 2022 में कर रहा है। ये आप ध्यान रखना, 2022 में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है दोबारा। इससे पहले भारत ने पहली बार 1979 में किया था, और अब सेकंड बार AFC वुमेन एशियन कप की मेजबानी भारत 2022 में करेगा। AFC, ठीक है, AFC यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, AFC वुमेन एशियन कप 12 टीम खेलती है वैसे इसके अंदर। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में 2022 में हमारे हिंदुस्तान में किए जाएंगे। और पहली बार इसका जो आयोजन है वो 1975 में किया गया था हांगकांग शहर में। और इससे पहले 2022 में अब हो गए, तो 4 साल पहले, 4 साल के बीच में होते हैं। तो 2018 में ये जॉर्डन देश में हो चुके हैं, और 2018 के बाद 4 साल की बात करें तो 2022 में ये हमारे हिंदुस्तान में हो गए। तो 4 साल बाद होते हैं। 2018 में भारत में नहीं हुए थे, 18 में जॉर्डन, और 2022 में भारत में AFC एशियन वुमेन कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझने की कोशिश करना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आप करवाएंगे।
आप देख रहे होंगे अयोध्या नगरी के अंदर जो भी चल रहा है, राम जन्मभूमि का शुभारंभ चल रहा है, मंदिर बनाने का, एक तरह से आपने न्यूज में देखा होगा, न्यूज में आज के 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे। तो एक छोटा सा माध्यम मैंने क्वेश्चन बनाया है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे। करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला मैंने, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सरयू नदी के किनारे इसका आंसर आएगा, ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो अयोध्या, ठीक है, राम जन्मभूमि नगरी अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, ठीक है। आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा, बाकी आज न्यूज कोई भी चैनल खोल के देखोगे आपको ये चीजें मिलेंगी। और कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी यूपी सरकार जो है, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है, उसने एक अनाउंस और किया था, जो फैजाबाद है अयोध्या में, फैजाबाद जिले का नाम भी अयोध्या ही रखा गया है, ये भी उसका नाम चेंज कर दिया गया अयोध्या, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है अयुद्ध, अर्थात जहां कभी युद्ध नहीं हुआ हो। अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं हुआ हो। यहां पर सूर्यवंशी, रघुवंशी, है ना, इन राजाओं का राज्य हुआ करता था, और श्री राम ने भी यहां पर अवतार लिए थे। अयोध्या के बारे में बखूबी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, रामायण से लिंक जोड़ के देखा होगा। तो मैंने पूछा था सरयू नदी के किनारे है, बाकी मैं बता रहा हूं सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या शहर है ना, ये प्राचीन इतिहास में एक आपने नाम सुना होगा मन्नू, वैसे हिस्ट्री में पढ़ा देंगे मन्नू के बारे में, मनुस्मृति जो राइटर है, तो मन्नू के द्वारा बसाया गया शहर है अयोध्या, और ये महाभारत काल में इसको कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था अयोध्या को, ठीक है। मैंने भी एक बात बोली, सूर्यवंशी, रघुवंशी राजाओं का राज्य हुआ करता था यहां पर, जिसमें हमारे भगवान श्री राम ने भी अवतार लिए थे। और एक चीनी यात्री आपने सुना होगा हेनसांग, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो 7वीं शताब्दी में जो चीनी यात्री हेनसांग है ना, वो भी अयोध्या में पहुंचे थे, और उसने वहां पर जो बौद्ध विहार है ना, उनकी गणना करके भी एक तरह से अपनी बुक में लिखा था, जो एसे ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड है, और सियुकी नाम की जो बुक है उनमें इन्होंने वर्णन भी कर रखा था। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो वर्तमान में इसका जो मेयर है ना, अगर इसके कुछ एग्जाम करंट से संबंधित याद करना चाहो तो एक ऋषिकेश नाम का व्यक्ति है, ऋषिकेश उपाध्याय, ऋषिकेश उपाध्याय इस अयोध्या के वर्तमान में मेयर है, ये ध्यान रहे। और जो अयोध्या ये नगरी है भारत में, ये 7 पुरियों में से एक नगरी मानी जाती है। 7 जो पुरिया होती है ना भारत की, 7 पुरियों में से एक नगरी भारत में अयोध्या को माना जाता है। 7 पुरिया जो मोक्षदायी नगरी होती है, मोक्षदायी नगरी भारत में 7 है, उन 7 मोक्षदायी नगरी को 7 पुरियों के नाम से जाना जाता है, जिनमें एक अयोध्या शामिल है, एक मथुरा शामिल है, एक हरिद्वार शामिल है, एक काशी, कांचीपुरम, उज्जैन एंड द्वारिका। ये 7 पुरियों के नाम से भारत में नगरी जानी जाती है, यानी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ठीक है, मोक्षदायी नगर के नाम से जाने जाते हैं अयोध्या ये, ठीक है। जो ये 7 नगरियां होती है, तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। और ऋषिकेश उपाध्याय वर्तमान में इसके मेयर बताए थे। बाकी कुछ समय पहले आपने एक न्यूज और सुनी होगी, पिछले साल 9 नवंबर 2019 को जो राम जन्मभूमि का फैसला आया था, ठीक है, जहां पर राम एक तरह से मंदिर बनने की बात हुई थी वहां पर, तो 5 जो जजों की बेंच थी, उन जजों ने फैसला सुनाया था अयोध्या के मामले में, जो इतनी साल से ये एक विवाद का कारण भी बना हुआ था, राजनीति में इसका मुद्दा उठाया भी जाता था। तो जो 5 जजों की जो बेंच थी ना, उनमें रंजन गोगोई जी का आपने नाम सुना होगा, उनमें 5 जजों की बेंच में एक मुस्लिम जज थे, बाकी अन्य थे हिंदू, जैसे कि रंजन गोगोई नाम का एक 5 जजों की बेंच में एक रंजन गोगोई जी थे, एक जस्टिस S.A. बोबड़े थे, जस्टिस अशोक भूषण, है ना, D.Y. चंद्रचूड़ और अब्दुल नजीर। ये अब्दुल नजीर, चंद्रचूड़, अशोक भूषण और बोबड़े एंड रंजन गोगोई, ये 5 जजों की बेंच। आप सभी दोपहर लाइव रहना 12 बजे हमारे चैनल के ऊपर, ये सारी बातें हम करेंगे। बाकी आपके क्वेश्चन हो गए आप पूछना, उनके बारे में हम आपको एक तरह से जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय श्री राम।